वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं प्रियंका एक बार फिर से एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। 15 टेस्ट आप लोग को मैं करवा चुकी हूँ, आज ये 16th टेस्ट है। दोनों भाषाओं में दिया गया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा डिज़ाइन की गई है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जितने भी पेपर हैं ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार रिपीट करके भी उनको देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प उनसे मिल जाएगी। तो 150 क्वेश्चंस हैं, आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं कई बार कहती हूँ लेकिन अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने अपना स्कोर कमेंट किया था, उसके अलावा कोई भी स्कोर कमेंट नहीं करता। तो अगर आप लोग सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अपना स्कोर भी देखिए, क्यों गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, क्या नहीं प्रिपेयर है। जो नहीं प्रिपेयर है उस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, जीएस में भी देखिए, करंट अफेयर में भी देखिए। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े आप लोग को टफ लगते हैं लेकिन एक लेवल अप करके प्रिपरेशन करके जाएंगे तो वहाँ पर आसानी रहेगी ऐसे पेपर को हल करने में। आपने आरओ का एग्ज़ाम देखा होगा कैसा आया था, तो ऐसे पेपर के लिए तैयार रहें, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स परचेज करेंगे अभी 20% का डिस्काउंट है, ज्ञान सर कूपन कोड है। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, रावण वध, हयग्रीव वध। ठीक है, इनको आपस में मैच करना है, किसकी रचना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नैषधीय चरितम, ये श्रीहर्ष की है। ठीक है, किरातार्जुनीयम भारवी। इसके बाद रावण वध ये भट्टी की है और हयग्रीव वध मेंथा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कण्व वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। सेकेंड है वासुदेव वाकाटक वंश का संस्थापक था। थर्ड है दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। फोर्थ है सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और फिफ्थ है बिंबिसार हरियंक वंश का संस्थापक था। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट में विंध्य शक्ति जो है ये वाकाटक वंश का संस्थापक था, इसलिए पहला इनकरेक्ट है। फिर वासुदेव जो था ये कण्व वंश का संस्थापक था, तो पहला और दूसरा तो इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारे सही हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है दमदमा यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सेकेंड है मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मैदहा से मृगशंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। थर्ड है भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। फोर्थ है मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल से नव पाषाण युग में संक्रमण काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि दमदमा यूपी के सहारनपुर में नहीं है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है दिन्नगा 5वीं शताब्दी का अंतिम पराक्रमी बुद्धिजीवी थे। सेकंड, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों में से एक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है नवपाषाण शब्द का पहली बार इस्तेमाल जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। सेकेंड है इतिहासकार स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिएगा, पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख है। सेकंड है मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख है। और थर्ड है पुरा पाषाण काल में मनुष्यों को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। तो कौन से कथन इसमें से सही होंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख है, न कि 9वें मंडल में। अगले प्रश्न में देखिएगा, पहला शिशुनाग राजवंश के राजा कालाशोक के शासनकाल के दौरान वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सेकंड है 3 शिलालेख है खलीमपुर, नालंदा और भागलपुर, ये पल्लव राजवंश से संबंधित है। और थर्ड स्टेटमेंट बता रहा है कि वासुदेव प्रथम, ये तांबे के सिक्के जबलपुर और MP से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये कुषाण राजवंश के थे वासुदेव प्रथम।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरे में क्या दिक्कत है। तो ये पल्लव राजवंश से संबंधित नहीं है, ये तीनों शिलालेख पाल राजवंश से हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है नक्कीकार की अध्यक्षता में थेन मदुरई में पहले संगम साहित्य का आयोजन किया गया। सेकंड है अगस्त तोलकापियर की अध्यक्षता में कपटापुरम में दूसरे संगम साहित्य का आयोजन किया गया। थर्ड है अगस्त की अध्यक्षता में मदुरई में तीसरे संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन सही है और पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो पहले संगम साहित्य का आयोजन किया गया था इसमें अध्यक्ष थे अगस्त थे, और ये जो मदुरई वाला हुआ था तीसरा संगम साहित्य, इसके अध्यक्ष थे नक्कीरार। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है कौथुम जमिनी और रामायणी सामवेद की शाखाएं हैं। सेकंड है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यंक राजवंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। फिर थर्ड स्टेटमेंट है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। तो इसका निर्माण कब दिया गया? 1008 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा। इसमें राजा चोल प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था 1010 ईस्वी में, ना कि 1008 में। 10th क्वेश्चन देखिए, पहला पांड्य साम्राज्य का प्रतीक बाघ था। सेकंड है पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। थर्ड है पांड्य साम्राज्य आधुनिक तिरुनेलवेली, मदुरई, रामनाथ जिलों और दक्षिण तामरकोण में फैला हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि पांड्य साम्राज्य का प्रतीक था मछली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मिलान कर एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य में शामिल क्षेत्र हैं। बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा है। तो ये मुगल साम्राज्य में कब शामिल हुए, इनसे मैच करना है। सबसे पहले बीजापुर देखते हैं। ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सम्मिलित हुआ था 1686 में। सेकंड है अहमदनगर, शाहजहां के शासनकाल के दौरान होगा। टाइम पीरियड याद रखिए 1633। बरार को याद कर लीजिए, अकबर के शासनकाल के दौरान। तो ये अकबर वाला कब होगा? 1595। फिर है गोलकुंडा, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, इसका हो जाएगा 1687। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में जो अवध के नवाब हैं इनको कालानुक्रम में लगाना है। सादत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला हैं। इनको देख लेते हैं इनका क्रम। सबसे पहले सादत खां की बात करूं, 1722 से 1739 था। सफदरजंग का समय था 1739 से 1754। शुजाउद्दौला का समय था 1754 से 1775। फिर आते हैं आसिफुद्दौला, इनका समय था 1775 से 97। इसके बाद दो और आपको अवध के नवाब याद रखने होंगे, वज़ीर अली और नासिरुद्दीन हैदर। वज़ीर अली का समय था 1797 से 98 और नासिरुद्दीन हैदर का था 1827 से 1837। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। सेकंड है गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। थर्ड है गुरु हरगोविंद ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला है सरहिंद का युद्ध 1555 में मुगल साम्राज्य और सूरी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। सेकंड, अकबर ने जलाली नामक एक चांदी का सिक्का और इलाही नामक एक सोने का सिक्का जारी करवाया। थर्ड, अकबर के सिक्कों पर धनुर्धर राम और माता सीता की आकृति उत्कीर्ण थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 15 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान भी था। सेकंड, अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने के लिए पहिया मशीन का विकास किया था। थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी। पहला दूसरा तो सही है। संगीत को इस्लाम विरोधी किसने माना? तो औरंगजेब ने माना था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट में देखिए, पहला 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। सेकंड, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। 17th क्वेश्चन देखिए, ये जो डेन है इन्होंने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अपनी गठित की थी।
सेकेंड है 1690 में जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता स्थित सुल्तानाती नामक गांव में एक अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। थर्ड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी व्यापारियों के एक समूह द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये जो डेनो की जो कंपनी है ये स्थापित हुई थी 1616 में, बस यही गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है भीमराव जी अम्बेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सेकेंड है भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिलकर 1832 में ठगी प्रथा का अंत किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा सिर्फ ईयर गलत है। क्या गलत होगा? 1830 होना चाहिए था यहाँ पर, बाकी करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है, तो पहले दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। पहला, तीन गठिया प्रथा के खिलाफ चंपारण के किसानों द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व यूरोपीय नील बागान मालिकों ने किया था। सही दिया गया है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये होना चाहिए था 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बाकी सही है पहला, तो सेकंड ही गलत है, वही राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, चुआर विद्रोह के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला है चुआर विद्रोह बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुआ था। सेकंड है चुआर विद्रोह श्याम गंजन, दुर्जन सिंह और माधव सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, इसका स्थान गलत दिया गया। चुआर विद्रोह बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। ठीक है, 1766 से 1722, उसके बाद 1795 से 1816 तक इस विद्रोह के बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 देखिए, पहला लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी। सेकंड दिया गया है कि हेक्टर नामक जो पहला अंग्रेजी जहाज था उससे कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था, सूरत बंदरगाह पर पहुंचा 1606 में। थर्ड, सीवी रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई 1891 में। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। ये जो हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज पहुंचा था भारत, वो 1608 में आया था, 1606 में नहीं आया था। डेट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख करके बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ठीक है, पहला, नायर आंदोलनों को ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से 1893 में केरल राज्य में शुरू किया गया था। सेकेंड है एम पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। फिर नायर आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सीवी रमन पिल्लई के रामकृष्ण पिल्लई तथा एम पद्मनाभन पिल्लई थे। इसमें देखते हैं कितने कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक ही कथन सही है, वो एक है कौन सा? चलिए पहले देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या गलती, यहाँ पर 1891 होगा पहली चीज़। दूसरे में क्या गलती, नायर सेवा समिति की स्थापना 1914 में हुई, तो बचा कौन सा? एक ही बचा, थर्ड वाला सही है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। 23 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है, दूसरा कारण है, देख करके सही उत्तर चुनेंगे। पहला, तिभागा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1948 में बंगाल में हुई। इसका कारण दिया गया क्योंकि तिभागा आंदोलन गरीब बटाईदार और दिहाड़ी किसानों द्वारा साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ शुरू किया गया था। तो सही है, कारण सही है, कथन में गलती क्योंकि तिभागा आंदोलन हुआ था 1946 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है किंतु आर सही है। 24 क्वेश्चन है, कथन है, दूसरा कारण है, फिर से सही उत्तर देना है। कथन है बगास्त आंदोलन को इसकी जो शुरुआत हुई वर्ष 1936 में बिहार में हुई। तो बगास्त आंदोलन, इसका कारण दिया गया कृषि अधिकारों के संबंध में जमींदारों की नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ। यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन सही है, अब कारण गलत है, क्योंकि जो बकास्त आंदोलन है ये आवासीय अधिवास अधिकारों के संबंध में जमींदारों की नीतियों के विरुद्ध बकास्त आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ये गलत दिया था कि कृषि अधिकारियों के खिलाफ। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है मोपला विद्रोह 1836 से 1854 के बीच मालाबार क्षेत्र में शुरू हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है मोपला विद्रोह उच्च कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि में कमी के खिलाफ शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 26 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? जतिन दास, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन तीनों के द्वारा की गई थी।
27 देखिए, पहला है बाबू जगजीवन राम ने 1939 में हेमंड आयोग की समझ पर रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग प्रस्तुत की। सेकंड है करजन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर सी स्कॉट मॉनरिफ थे। थर्ड है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक बने थे। राइट आंसर होगा पहला तो गलत है, दूसरा तीसरा सही है। पहले में गलती किया है तो ये 1935 होगा जब हेमंड आयोग बना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब इस प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। बी है अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। थर्ड है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में देखते हैं कथन और कारण का है। 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज सेना को पराजित किया था। इसका कारण है क्योंकि 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसका राइट तो आंसर हो जाएगा बी। पहला और दूसरा मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता कारण इस कथन की। तीसरा प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है भारत में डचों ने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की। सेकेंड है 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। थर्ड स्टेटमेंट है पुदुचेरी, जिंजी और माहे इस पर अपना प्रभुत्व खोने के बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर पुर्तगाली शक्ति नहीं होगा, फ्रांसीसी शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 31st क्वेश्चन में देखिए सही विकल्प चुनना है। जनगणना 2011 के अनुसार पहला न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक शहर को जनगणना शहर बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए ये पूछा गया। तो सेकंड स्टेटमेंट है पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में भी संलग्न होना चाहिए। थर्ड, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसमें देखिए जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहा है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। 32nd क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। पहला चिपको आंदोलन 1973, सेकंड है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, थर्ड है पिको आंदोलन 1983 और फोर्थ है मैती आंदोलन 1994। राइट है ऑप्शन डी, सारे पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। 33rd क्वेश्चन में स्थानीय पवने हैं, लोकल विंड्स हैं, उनके लोकेशन से मैच करना है। लोकल विंड्स में गिबली है, खमसिन है, पुरगा है और लेवेंटर है। चलिए इनको मैच करते हैं। सबसे पहले गिबली है, ये लीबिया में चलती है, खमसिन मिस्र की है, पुरगा रूस की है और लेवेंटर दक्षिण स्पेन की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 34th क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला भारतीय मसाले बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, सेकंड भारतीय कॉफी बोर्ड कोच्चि केरल, तंबाकू बोर्ड बंगलुरु कर्नाटक और भारतीय रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। एक ही करेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है कोट्टायम केरल में। बाकी देखते हैं। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ये कहाँ है? ये होगा कोच्चि केरल। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है? ये बंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, फिर हो जाएगा टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। 35th क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, पहाड़ियों को उनके क्षेत्र से। डालमा, शिवराय, बाबा बूदन और मिरी पहाड़ियों को मैच करेंगे। तो डालमा पहाड़ी है झारखंड की, शिवराय है तमिलनाडु की, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में है और मिरी है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्षों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनके घोषणा के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, सेकंड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, थर्ड है ग्लेशियर के लिए जो ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और चौथा रंगभूमि और चरवाहों का। ठीक है, अब इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राइट है आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कैसे? तो कदर्न का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2023, कैमलिड्स का हो जाएगा 2024, ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन की बात की जाए तो 2025, रंगभूमि और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2026।
37 देखिए, पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाने थे। और सेकेंड है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न में ये शहर है किन नदियों के तट पर है, ये पूछा गया है। पहला है कीव, यूक्रेन। जो यूक्रेन का कीव है डेन्यूब नदी के तट पर है, तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नीपर नदी के तट पर है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ये डेन्यूब नदी के तट पर है। थर्ड है यांगून, म्यांमार का इरावदी, और ये दमिश्क सीरिया का बर्दा नदी, काहिरा मिस्र नील नदी, सारे सही दिए गए हैं। तो ये स्टेट्स और माफ कीजिएगा सिटीज और रिवर्स हैं जिनको याद रखना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल करंट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। सेकंड है डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। फिर थर्ड है टिटिकेल गेहूं और धान से बनी एक संकर प्रजाति है। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे में क्या कमी है, जो टिटिकेल है गेहूं और राई से बनी एक संकर प्रजाति है, हाइब्रिड है। 40वां प्रश्न देखिए, पहला 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कुरुंग कुमे जिले में दर्ज की गई है। सेकंड है 2011 की जनगणना के अनुसार यनम जिला देश के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो जिला है यहाँ पर, तो 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का है दमन जिला। यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है, 533 है। 41st क्वेश्चन देखिए, एक तरफ झील है दूसरी तरफ देश है। साल्टन सागर झील है, सावा झील है, बैकाल झील है और ओगुटा झील है। ये कहाँ के हैं, इनको मैच करेंगे। तो साल्टन सागर है यूएसए की, सावा झील है इराक की, बैकाल झील आप सभी को याद होगा रूस की, ओगुटा झील नाइजीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। माउंट ब्लैंक है, माउंट एल्बर्ट है, माउंट एकांकागुआ है और थवाना नतलेनियाना है। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी 3124। कैसे, तो ये जो सबसे पहले हम देखते हैं माउंट ब्लैंक किसकी हाईएस्ट पीक है, तो आल्प्स रेंज की है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4807 मीटर है। रॉकीज की है एल्बर्ट, ठीक है, एल्बर्ट की कितनी है, 4401 मीटर। फिर एंडीज की याद कर लीजिए, माउंट एकांकागुआ हाईएस्ट पीक है 6962 मीटर। एटलस की है थवाना नतलेनियाना, ये 3482 मीटर। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। पहला मेसेटा का पठार आइबेरियन प्रायद्वीप में है, स्पेन में, करेक्ट हो जाएगा। एशिया माइनर पठार तुर्की में है, ये भी सही है। थर्ड है कोलंबिया पठार यूएसए में है, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है अनातोलियन पठार यूएसए में है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनातोलियन पठार और एशिया माइनर पठार, ठीक है, ये तुर्की में ही है। यूएसए में कौन कौन से हैं, कोलंबिया है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो है, ये सारे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। 44th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गर्तों को, ये जो ट्रेंच हैं, इनको ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। मिंडानाओ ट्रेंच है, प्यूर्टो रिको है, अटकामा है और मैरियाना ट्रेंच है। इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले मिंडानाओ गर्त, ये 1500 मीटर की गहराई में है, किसमें, पैसिफिक ओशन में। प्यूर्टो रिको की बात करें तो हो जाएगा 8380 मीटर। अटकामा का कितना है डेप्थ, ये है 8065 मीटर। मेरियाना ट्रेंच की गहराई है 11022, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैच करेंगे, इस अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 3214। अगला प्रश्न देखिए, पहला फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फिर स्टेट ऑफ यूकाटन, ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। थर्ड है सुगारू जल संधि, अराफुरा सी को पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है। फोर्थ है टोरेस जल संधि, ये किसको, जापान सागर और प्रशांत महासागर को। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तीसरा और चौथा गलत है। तो इसमें क्या गलती, ये भी हम लोग देखते चलते हैं। तो जो टोरेस जल संधि है, ये किसको किसको मिलाएगी, तो अराफुरा सी को पापुआ की खाड़ी से, और सुगारू किसको जोड़ेगा, जापान सागर को पैसिफिक ओशन से। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी को देश या उनके क्षेत्र से मैच करना है।
माउंट पेली है, मौना लुआ है, स्ट्रॉम्बेली है, माउंट एरेबस है। मैच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माउंट पेली को, ये मार्टिनिक द्वीप में स्थित है। मौना लुआ ये कहाँ पर है? हवाई, यूएसए। स्ट्रॉम्बेली कहाँ पर है? लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर। माउंट एरेबस याद कर लीजिए, ये कहाँ पर हो जाएगा? तो रॉस द्वीप, अंटार्कटिका। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, 2314। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनके महत्वपूर्ण पत्तन हैं। राइन नदी, सीन नदी, अमेजन नदी और शिकियांग नदी के पत्तन कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। राइन नदी के पास है रॉटरडैम। सीन नदी का मार्सिले पत्तन। अमेजन नदी का हो जाएगा मनोस इक्विटोस, ठीक है। सिकियांग का है कैंटन, हांगकांग में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 3214। 48 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। पहला डेनमार्क कोपेनहेगन, हीरा उद्योग के लिए। सेकेंड है बेल्जियम एंटवर्प, डेयरी उद्योग। थर्ड है यूक्रेन डोनबास, इस्पात और कोयले के भारी उद्योग। फोर्थ है वेनेजुएला मराकाइबो, जलपोत निर्माण उद्योग। कौन से पेयर करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा सही है। डेनमार्क कोपेनहेगन ये डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेल्जियम एंटवर्प हीरा उद्योग, ठीक है। वेनेजुएला मराकाइबो तेल शोधन के लिए, ना कि जलपोत निर्माण के लिए। जलपोत के लिए आप याद कर सकते हैं स्वीडन, स्टॉकहोम का। बाकी यूक्रेन डोनबास सही है, इस्पात और कोयले के भारी उद्योग। 49 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है लिम्पोपो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सेकंड है मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। थर्ड है मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है वो हो जाएगी माही नदी, और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, पहला है उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। सेकेंड है भारतीय वन सर्वेक्षण को 1981 में उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित किया गया था। थर्ड है नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा कहते हैं, चंबल नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। फोर्थ स्टेटमेंट केवल गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि नर्मदा नदी को ही एमपी की जीवन रेखा कहते हैं। 51 क्वेश्चन है, पहला अंडमान के उत्तर में स्थित कोको स्टेट म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अंडमान को अलग करती है। सेकेंड है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे अधिक लंबी तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। थर्ड है राज्यों की दृष्टि से सबसे अधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। सेकेंड है भारतीय संविधान का पार्ट 2 है, इसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता दिया गया है। भाग 3 में तीसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। और फोर्थ है भाग 4 में, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक मौलिक कर्तव्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बस चौथे को छोड़कर, क्योंकि आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है पार्ट 4। पार्ट 4A में आ जाता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अधिकारियों की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार इन सबका उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है? राज्य के महाधिवक्ता, राज्यों के राज्यपाल, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके अलावा और भी लोग शामिल होते हैं, उनको भी याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आएंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपसभापति वो भी होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, ये सब होंगे, ठीक है। इसमें राज्य के महाधिवक्ता नहीं होते। राइट आंसर ऑप्शन सी। 54th क्वेश्चन देखिए, पहला संविधान का आर्टिकल है 164 क्लॉज 1। इसके अनुसार बताया जा रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। सेकंड है आर्टिकल 65, इसमें राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। थर्ड है राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के मॉडल पर है। और फोर्थ है राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल 1/10वें सदस्य को, मतलब 1/10 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 1/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं।
55 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है 2019 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी थी, जिससे मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। थर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके पद के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं है। फोर्थ है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिए आयु 65 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 56 में देखिए, सारे पेयर देख करके सही चुनना है। पहला है, भारत के जो फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो नारायण राघवन पिल्लई थे। सेकंड है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, जेके कानिया जिनको बोलते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों करेक्ट हैं। 57 क्वेश्चन देखिए, पहला है, पीसी चाको को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सेकंड है, पीसी चाको समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा की तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार को सौंपी थी। थर्ड, इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य शामिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 58 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। पुदुचेरी मद्रास हाई कोर्ट में, अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 59 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल है 343(1). इसके अनुसार भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो देवनागरी लिपि में हिंदी है। फिर इसके बाद दिया गया, गोवा, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा सिक्किम स्वतंत्रता के समय भारत का हिस्सा नहीं थे। थर्ड, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला है, जो 49th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1984 में, इसने त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी मिली। बी है, 53rd अमेंडमेंट हुआ 1986, इसमें मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान और इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों का प्रावधान। सी है, 72nd अमेंडमेंट 1992, त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण। डी है, 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2002 में, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना का प्रावधान। इसका जो गलत विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी, यही सही होगा, क्योंकि इसका जो इसमें गलती है वो होगा 2000, ईयर गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। आ गए हैं 61st क्वेश्चन पे। तो आर्टिकल 132 से जो आर्टिकल 136 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। सेकंड है, लोक लेखा समिति का जो गठन है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार हुआ था 1921 में। थर्ड है, जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 62nd क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, सूचना का अधिकार, ये अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी है। सेकंड है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट, माफ कीजिएगा, ये 1954 से लागू किया गया है। फोर्थ है, 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, 63rd है, सही विकल्प चुनना। पहला है, बताया जा रहा है कि राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त और इनका कार्यकाल दिया गया है 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1982। ऑप्शन बी है, आर्टिकल 253, इसके अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधियों या समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। फिर थर्ड है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है ये 3rd शेड्यूल में दिया गया है और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी। पहला क्यों गलत है? जो इनका कार्यकाल दिया गया वो गलत हो जाएगा। 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक था नरगिस दत्त का, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड वाले में क्या गलत है? यहाँ पे 3rd शेड्यूल दिया गया है तो सीटों का आवंटन है 4th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल हो गया। इसके बाद जो राज्यसभा का सभापति है तो यहाँ पर ये गलत दिया गया, सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं तो राज्यसभा के पदेन सभापति, लेकिन राज्यसभा के सदस्य ही नहीं होते तो ये भी गलत हो जाएगा। 64th क्वेश्चन में देखिए, पहला है, वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे किसी राज्य का निवासी हो। सेकेंड स्टेटमेंट है, आर्टिकल 252 के तहत
यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करके संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अनुरोध करती हैं तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला, भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। सेकंड है, संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं, उसे राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, वही पारिश्रमिक मिलता है। थर्ड है आर्टिकल 76, इसके अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो प्रदान किया गया है और वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। फोर्थ है, जब सत्तारूढ़ सरकार इस्तीफा देती है, प्रतिस्थापित की जाती है, तो भारत के महान्यायवादी को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 66 क्वेश्चन देखिए, पहला है 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 साल पुरानी योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह एक नई संस्था के गठन की घोषणा की थी। सेकंड है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। थर्ड है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि देखिए, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है राज्य मानवाधिकार आयोग की, वो राज्यपाल करते हैं। इनको पद से हटाने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, पहला, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कर और शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख है। सेकेंड है, 26 जनवरी को संविधान लागू करने के निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। थर्ड, संविधान सभा ने बड़ी संख्या में समितियों की मदद के लिए काम किया था जिनमें महत्वपूर्ण थी प्रक्रिया नियमन समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। तो बड़ी संख्या में समितियों की मदद से इनमें काम किया गया था संविधान सभा में, जिसमें प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न देखिए, पहला, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई का अधिकार है। सेकेंड, आर्टिकल 226, इसके तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। थर्ड है, संविधान के अनुच्छेद 358 से 359, इसमें मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का उल्लेख है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला, काली मृदा को करेल मृदा तथा चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। सेकेंड है, काली मृदा एमपी राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल के 49.44% भाग पर विस्तृत है। थर्ड है, काली मिट्टी ड्राई फ्रूट्स की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और फोर्थ है, काली मिट्टी में ह्यूमस की कमी फिर भी अत्यधिक नमी धारण करने वाली होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे में क्या गलती है? ये 43.44% भाग पर है एमपी के। फिर काली मिट्टी का जो उपयोग करते हैं ये किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सा आर्टिकल सही दिया गया। आर्टिकल 124, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हो जाएगा 124A में। ठीक है। आर्टिकल 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, सही है। आर्टिकल 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सही है। आर्टिकल 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी सही है। और आर्टिकल 339, इसमें दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, गलत है, ये दिया गया 338 खा में, बाकी सारे सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 71 क्वेश्चन है, नवीनतम अद्यतित खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। फिर रॉक फॉस्फेट उत्पादन में भारत विश्व का 15वां देश है। मैग्नीज में 5वां स्थान है भारत का और लिग्नाइट में दूसरा है। इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, भारत में जिंक के भंडार में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और एमपी 3 लीडिंग स्टेट हैं। फिर टंगस्टन में कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। टीन में बताया जा रहा है हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। फिर चांदी में राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड 3 लीडिंग स्टेट्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे डेटा करेक्ट दिए गए हैं। अगले प्रश्न में देखिए सारे स्टेटमेंट और बताइए कौन सा गलत विकल्प है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, कॉफी के उत्पादन में जो लीडिंग स्टेट है उसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। ठीक है। सेकेंड है, भारत में नारियल के उत्पादन में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 लीडिंग स्टेट्स हो गए। कोको बीन्स में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक।
और मांस के उत्पादन में मीट में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा? ठीक है, तो इसमें से जो गलत विकल्प है वो है ऑप्शन डी, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि मीट के प्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र होगा। पहले आप महाराष्ट्र को याद रखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूपी आ जाता है और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। 74th क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बताया जा रहा है लीडिंग कंट्रीज जो कॉटन प्रोडक्शन में है वो पहले नंबर पे चाइना, इंडिया, फिर यूएसए है। इसके बाद जूट में बताया जा रहा है इंडिया है, सेकंड बांग्लादेश है, थर्ड चाइना है। नेक्स्ट है सिल्क के अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें चीन, भारत और वियतनाम आ जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है कि जो मसाला है स्पाइसेस में पहले नंबर पे इंडिया है, सेकंड आ जाएगा चीन और थर्ड है तुर्की है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि स्पाइसेस में सबसे पहले आप देखिए कौन आएगा, तो इंडिया आएगा। ठीक है, पहला तो इंडिया हो गया अपना। इसके बाद इथियोपिया है, इथियोपिया के बाद क्या आ जाएगा, फिर आएगा तुर्की। ठीक है। 75th क्वेश्चन में देखिए पहला स्टेटमेंट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो 4 जिले इसमें गौतम बुद्ध नगर है पहला, सेकंड इसमें कानपुर है, थर्ड बलिया है और फोर्थ इटावा है। ठीक है। फिर दूसरा देखिए इसमें बताया गया सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिलों में बलरामपुर है, संत कबीर नगर है, बहराइच है और बाराबंकी है। फिर सी है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन से हैं, तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़ है। डी है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों में गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और भदोही आ जा रहे हैं। इसका देखिए जो राइट आंसर वो ऑप्शन है ये गलत दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले 4 जिलों की बात करेंगे तो पहला गौतम बुद्ध नगर सही, सेकंड कानपुर है ये भी सही है, लेकिन थर्ड नंबर पे कौन आता है, औरैया आता है, ना कि इटावा। इटावा किस नंबर पे है, इटावा 4th प्लेस पे आता है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 76 क्वेश्चन में बताना है यूपी जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। कौन हो जाएंगे, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। तो पहला जो दिया गया पैर वो भी देख लीजिए, जैसे कि कानपुर है, हमीरपुर है, बागपत, फतेहपुर। तो ये न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा भी दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर देखेंगे तो इनमें 4 जिले हो जाएंगे। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं आता है। समझ आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बताना है इनमें से सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले 4 राज्यों का सही क्रम। ऑप्शन सामने है, आप ही देख के बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड, ठीक है, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, इसके बाद सिक्किम है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न में देखिए सही विकल्प चुनना है, घटते क्रम में बताना है। पहला अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है उसमें सबसे पहले यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार है। फिर सेकंड अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, चूज करेंगे ऑप्शन ए। पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य में एमपी है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद उड़ीसा है। ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज जो एससी कैटेगरी है इसकी सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और चौथे नंबर पे यूपी है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे एसटी कैटेगरी की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, नागालैंड है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बताना है प्रतिशत के संदर्भ में न्यूनतम वन आवरण वाले 4 जिले। ठीक है। ऑप्शन देख करके सही उत्तर चुनेंगे। ऑप्शन करेक्ट होगा सी, भदोही, उसके बाद है मैनपुरी, देवरिया, फिर बदायूं, फिर मऊ। ठीक है। सबसे कम कहाँ है, भदोही में है, कितना है 0.37%। फिर मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सही विकल्प चुनना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान महोबा में है, गलत हो जाएगा, कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है। फिर राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में है, सही हो गया, यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे भी देख लेते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बरेली, जी नहीं, ये लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में सही विकल्प चुनना। पहला, वन आवरण में सबसे अधिक जो वृद्धि है
वो तेलंगाना राज्य में दर्ज की गई है। और परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो आवरण में जो वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि वो आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। सी ऑप्शन कहता है कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो वृक्ष आवरण के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि केरल राज्य में दर्ज की गई है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो करेक्ट है। पहला क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इस वन आवरण में सबसे अधिक जो वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश में देखी गई है, 647 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है, तब तेलंगाना हो जाएगा। बढ़ते हैं 82nd क्वेश्चन की ओर। बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। फिर एरिया वाइज ही बात करें तो असम में स्थित है ओरंग टाइगर रिजर्व, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। फिर देश में कुल 54 बाघ अभ्यारण्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.3% एरिया पर स्थित है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको आपको लर्न करना है। 83rd क्वेश्चन देखते हैं। पहला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है। सेकेंड है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल MP, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक, और फोर्थ है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा। इनमें से कौन कौन से सही हैं विकल्प? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल फोर्थ इनकरेक्ट है, सारे सही हैं। फोर्थ कहाँ पर है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये भावनगर गुजरात में है। 84th क्वेश्चन पे आते हैं और ये जो दिए गए हैं संघ, इनको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग, ठीक है, माफ कीजिएगा, साउथ एशिया सब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसका देखिए क्या होगा आंसर जो इसका राइट होगा। सबसे पहले ईयर देख लेते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में 1948 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक, सेकंड आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय अबू धाबी UAE में 2009 में स्टैब्लिश हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1863 में स्टैब्लिश हुआ। फिर आ जाता है दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग, साउथ एशिया सब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, 2001 स्टैब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। तो राइट आंसर कैसे आप चूज करेंगे? इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो हो जाएगा 3142। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 85th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पहला, कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, और वन आवरण में जो वृद्धि हुई है वो 1540 वर्ग किलोमीटर की है। झाड़ियों का जो कुल क्षेत्रफल है वो 46,539 वर्ग किलोमीटर है। बताइए इनमें से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों चीजें सही दी गई हैं, सारे विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में पहला ऑप्शन है वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके भारत विश्व भर में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। बी, भारत वैश्विक सेवाओं में 5वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। सी, भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य हासिल किया है। और ऑप्शन डी है आयुष्मान भारत मिशन के तहत देश भर में 1.54 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है, क्योंकि भारत वैश्विक सेवाओं में 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक रहा है, ना कि 5वां। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है जो अभी बजट आया उसके अनुसार सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया, उसका लक्ष्य 2030 तक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार भारत जो केंद्रीय बजट 2023-24 है, इसके अनुसार भारत विश्व में शी अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 500 ब्लॉकों में आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का जो टारगेट है वो 2047 तक है। ठीक है, ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है इसमें देखिए जो हमारी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स,
जिनको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, वो गोल की जगह कैसे हो जाती हैं, हंसिए के आकार की हो जाती हैं। तो ये करती क्या है, ये देखिए ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। तो ऐसा शेप होने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती, तो कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। इस तरीके के जो बच्चे हैं या पेशेंट हैं, वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सारी दिक्कतें होती हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को। ठीक है, तो बस यही है, इसको ख़त्म करने का टारगेट रखा गया 2047 तक। अगला प्रश्न देखिए, यूपी बजट के संबंध में सही विकल्प चुनना। पहला, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूपी के वार्षिक बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए का था। फिर सेकंड, इस बजट का जो लक्ष्य है, यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना था। थर्ड है, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराने में यूपी देश में पहले स्थान पर है। और फोर्थ है, मनरेगा योजना के अंतर्गत यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 26,29,000 मानव दिवस सृजित करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 89 क्वेश्चन देखिए, यूपी बजट के बारे में ही है। पहला, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत 22 लाख से ज़्यादा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और दूसरे स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.80 लाख रोजगार स्वीकृत किए गए हैं। दोनों ही कथन सही, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी बजट के बारे में ही बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, सोलर रूफटॉप क्षमता 4 गुना बढ़ गई है बताया जा रहा है। और सेकंड है, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत यूपी के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन सी चूज करेंगे। 91st क्वेश्चन में देखिए, पहला स्टेटमेंट है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2023 के अनुसार भारत विश्व में ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में थर्ड प्लेस पर आ चुका है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि इसी डेटा के अनुसार भारत विश्व में कुल ऊर्जा खपत में तीसरे स्थान पर है और भारत विश्व में बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 92nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का समूह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सब किस देश या फिर किस राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए नेपाल, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा से सारी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज सबके से ये सारी सीमा साझा करेंगे नेपाल से। हरियाणा के साथ याद रखिए सहारनपुर होगा, शामली है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये सब मैंने मैप के थ्रू आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी, इस चैनल पर क्लासेस पढ़ी हुई हैं डे वाइज सीरीज़ के नाम से, सारी देखिए। इसमें यूपी के बारे में, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, आप उनको कर सकते हैं। 93rd क्वेश्चन देखिए, पहला, सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। सेकंड, सोनभद्र ये सबसे दक्षिणी जिला है और इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। थर्ड है, बलिया यूपी का पूर्वी जिला है और इसकी सीमा बिहार से लगती है। शामली सबसे पश्चिमी जिला है जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है, तो आप ये ऐसे करके बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 94th क्वेश्चन में देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। फिर यूपी एमपी के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यूपी हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये जो सोनभद्र है तीनों ओर से एमपी से घिरा हुआ है। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल फिफ्थ वाला छोड़ के बाकी सारे सही हैं। तो एमपी से तीन ओर से कौन सा घिरा हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका देखिए राइट आंसर होगा ललितपुर। कौन सा होगा? ललितपुर तीन ओर से घिरा हुआ, जैसे त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ ऐसे ही। सोनभद्र नहीं होगा। ठीक है। 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर के साथ। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये स्थापित होता है 1920 में। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1996 और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये 1916। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2413, ऑप्शन ए करेक्ट है। 96th क्वेश्चन में देखिए, एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ प्रमुख केंद्र हैं उनके। सहारनपुर, कानपुर, खुर्जा, बुलंदशहर, मथुरा ये सब किस लिए फेमस हैं? उनके उद्योग से मैच करना है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर है। पीतल की मूर्तियाँ
मथुरा से मैच करेंगे। सिरेमिक पॉटरी, ये खुर्जा और बुलंदशहर फेमस है, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। फिर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए याद रखना कानपुर हो जाएगा। मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा हो जाएगा। जनजातीय शिल्प के लिए आप याद रखेंगे लखीमपुर हो जाएगा। टेराकोटा के लिए गोरखपुर हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। 97 क्वेश्चन देखिए, एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ उनके जिले हैं। अगरिया, बैगा, चेरो, सहरिया को उनके जिलों के अनुसार मैच करेंगे। तो देखिए अगरिया लखीमपुर जिला, खीरी दिया गया है, खीरी जिला। इसका राइट आंसर होगा ये है अगरिया सोनभद्र जिले में, ना कि लखीमपुर खीरी में। बैगा कहाँ है? बैगा भी सोनभद्र में है, तो बैगा तो सही दिया गया है। चेरो कहाँ है? सोनभद्र और वाराणसी जिला, ये भी सही है। सहरिया ललितपुर जिला, तो केवल पहला गलत था अगरिया वाला, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अगरिया भी कहाँ है? सोनभद्र में है। 98 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुना। पहला जो थारू जनजाति है इनमें क्रय विवाह प्रचलित है। क्रय विवाह मतलब परचेज मैरिज सिस्टम। सेकंड है थारू जनजाति में सुबह के नाश्ते को कलेवा और दोपहर का भोजन मिजनी और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। थर्ड है थारुओं में चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। ये जो परचेज मैरिज सिस्टम है ये बुक्सा जनजाति में है, ना कि थारू में है। 99 क्वेश्चन देखिए, पहला राष्ट्रीय कथक संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, यूपी संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर होगा 1988 to 89, ठीक है। फिर राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है 1962। यूपी संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है 1969। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975। आप में से बहुत से लोग लखनऊ से होंगे, उनके लिए इजी होगा, उन्हें याद होंगी ये सारी चीज़ें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। अगले प्रश्न में फिर से मिलान करना है लोकगीत को उनके क्षेत्र से, आल्हा, कजरी, बिरहा और रसिया को। ऑप्शन सामने है, मैच कीजिए। तो देखिए आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कजरी मिर्जापुर, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में और रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 4, 3, 1, 2। 101 क्वेश्चन है, पहला चांदी और जो तांबा है विद्युत धारा के सबसे अच्छे कुचालक हैं, ठीक है, इंसुलेटर बताया जा रहा है। सेकेंड है जियोलाइट का उपयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और थर्ड है नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम और लोहे एक मिश्र धातु है, मतलब इनको मिला करके नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम और लोहे का मिश्रण होता है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पर चांदी और जो तांबा है ना, ये विद्युत धारा के सबसे अच्छे सुचालक हैं। तभी आपने देखा होगा फैन वगैरह में या इलेक्ट्रिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें कॉपर के वायर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये विद्युत धारा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला अधिकांश टीवी रिमोट कंट्रोल इकाइयाँ इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करती हैं, लेकिन कुछ क्या करती हैं? रेडियो वेव्स का उपयोग करती हैं। सेकंड है जो टेलीविज़न प्रसारण में ध्वनि प्रसारण के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है, और चित्र संदेशों के प्रसारण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। थर्ड है फ्लोरोसेंट ट्यूब निर्वात में बहुत कम दबाव पर पारावाष्प के साथ ऑर्गन, जेनॉन और नियॉन गैस से भरी होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि जब टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की जाती है तो इसमें जो साउंड ट्रांसमिशन है, मतलब ध्वनि प्रसारण के लिए, इसमें एम्पलीट्यूड नहीं होता, इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ किया जाएगा। जबकि ये जो चित्र वगैरह दिखते हैं ना, इनके लिए क्या होता है? इनके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, पहला एलईडी लैंप पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, कार्बनिक एलईडी या पॉलीमर एलईडी तकनीक का उपयोग करते हैं। सेकेंड है सीएफएल में पारावाष्प के माध्यम से बिजली प्रवाहित करके पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिसे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए लैंप के अंदर फॉस्फोर कोटिंग द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 104 क्वेश्चन देखिए, पहला इन्वर्टर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा को दुष्ट धारा में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी। सेकेंड है रेक्टिफायर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंटीना की मदद से ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित होते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रेक्टिफायर है
ये क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, और जो इन्वर्टर होता है ये प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है DC को दिष्ट धारा को। ठीक है, यही अपोजिट दिए गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में आप गलत विकल्प चुनना है। पहला देखिए, त्वरक यंत्र जिसके माध्यम से प्रोटॉन, अल्फा कणों और ड्यूटेरॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न होता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। सेकंड है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। थर्ड है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, अनुप्रस्थ अर्थात ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी गलत कथन नहीं है, सारे सही हैं। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प ढूंढिए। पहला है, रेडिएटर का उपयोग मोटर वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए करते हैं। सेकंड है, पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए करते हैं। थर्ड है, क्वाड्रेंट एक उपकरण है जिसका उपयोग नेविगेशन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोण मापने के लिए करते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है। फिर फोर्थ है, साइकिल और स्कूटर में पहिए और धुरी के बीच घर्षण बल को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थात सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत विकल्प चूज करिए या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन देखिए। पहला है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो कॉर्निया प्रत्यारोपण है, ऐसी संवेदनशील सर्जरी में लेजर बीम का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। सेकंड है, लेजर बीम का उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर ट्यूमर, मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी किया जाता है। थर्ड है, जब दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा नहीं बदलती तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घूर्णन कोण का दुगना हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट हैं। 108 क्वेश्चन है। पहला कथन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड है, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है और नाभिक का धनात्मक आवेश प्रोटॉन के कारण होता है। थर्ड है, जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना के लिए प्लम पुडिंग मॉडल का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा इनकरेक्ट है, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, ना कि जॉन डाल्टन ने। अगले प्रश्न में एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, और बताइए कौन सा उत्तर सबसे सही है। पहला है, इसका कथन, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन नामक विषैली गैस उत्पन्न करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला स्टेटमेंट है, सल्फर डाइक्लोराइड और इथिलीन की अभिक्रिया से मस्टर्ड गैस उत्पन्न होती है। सेकंड है, नेप्थलीन का उपयोग मेथबॉल के निर्माण में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है जो कपड़ों से कीड़ों को दूर रखता है। थर्ड है, लेक्सेन या पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़कियां और सेफ्टी हेलमेट बनाने में किया जाता है। माफ कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, पीतल, तांबा और जस्ता की एक मिश्र धातु है। ठीक है। सेकंड है, ये जो कांसा है, सीसा और टिन की एक मिश्र धातु है। थर्ड है, ये जो टांका है, तांबे और टिन का एलॉय है। फोर्थ है, जर्मन सिल्वर, तांबा, निकल और जिंक की एक मिश्र धातु है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला और चौथा करेक्ट है। दूसरे तीसरे में क्या दिक्कत है। तो जो कांसा होता है ये तांबे और टिन की मिश्र धातु होती है, और जो टांका होता है सीसा और टिन की होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच को काटने और उकेरने या फिर खरोचने के लिए करते हैं। पहला हीरा, सेकंड एक्वारेजिया, थर्ड है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है उनके विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम कौन से करेक्ट हैं। तो विटामिन B5 पायरिडॉक्सिन दिया गया है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विटामिन B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गया। B12 हो गया साइनोकोबैलेमिन, विटामिन E हो गया टोकोफेरॉल, विटामिन K हो गया, इसको बोलते हैं नेप्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न में बताना पाचक एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिन। इसका राइट आंसर होगा, इसमें से हो जाएंगे ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो गैस्ट्रीन क्या है, एक हार्मोन है जो पेट और गृहिणी में जी कोशिकाओं द्वारा मुक्त किया जाता है। पेट द्वारा गैस्ट्रिक एसिड का श्रावण करता है, उनको उत्तेजित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, लीगामेंट एक संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। सेकंड है, कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड है, नाखून बाल, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, अल्फा केराटिन से बना होता है। फोर्थ है, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न
प्रश्न देखिए, पहला कथन है राइजोस्फीयर में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को राइजोबैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। सेकंड है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं। फिर से एक बार नाम देख लीजिए, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है, एसिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला है। हिंदी में थोड़ा लिखा होता है अलग तरीके से। थर्ड है बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, ये सारे फास्फोरस घुलनशील जैव उर्वरक हैं। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, फर्स्ट है डीएनए जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है लॉन्ग यूजेनिया कैरियोफिलाटा नामक मध्यम आकार के सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई फूल कलिका होता है। थर्ड है घटपर्णी पौधे को शिकार को पकड़ने की अपनी संरचना के कारण मांसाहारी पौधे के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न ये है कि इसमें बताना गलत विकल्प कौन सा है। पहला, उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति का सिद्धांत है ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सेकंड है उत्परिवर्तन का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। थर्ड है एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम द्वारा प्रस्तुत की गई। इनमें से जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ना कि मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में यूपी राज्य के 5 जिलों में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। इनमें से कौन सा जिला नहीं है। ठीक है, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से वाराणसी नहीं है। तो इसमें कौन कौन से हैं यूपी के जिले। आजमगढ़ है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती। 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है जिसमें राज्य में हवाई अड्डों की अब कुल संख्या 19 हो गई है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प को चुनना। पहला है यूपी की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने की मंजूरी दी है। सेकंड है यूपी पर्यटन विभाग ने राज्य के परिचालन होटलों और रिजॉर्ट्स के स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। और थर्ड है यूपी में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मुरादाबाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली बाजार बनाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सारे कथन देखिए और बताइए कौन सा सही है। पहला, यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में आगरा के कैंट केंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एक मुफ्त समाधान योजना का शुभारंभ किया है। सेकंड है बीएचयू के प्राणी शास्त्र विभाग की ज्ञानेश्वर लैब में हाल ही में एक स्वचालित डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन स्थापित की गई है। थर्ड है यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाल ही में कार्यालय के सभी पत्रों, दस्तावेजों और फाइलों को डिजिटल करने के लिए राज्य के 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में गलती ये है कि ये जो शुरू किया गया है एक मुफ्त समाधान योजना, ये लखनऊ के कैंट में शुरू किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हाल ही में यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। सेकंड है यूपी के प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदला गया और रखा गया माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। थर्ड है हाल ही में यूपी के मेरठ शहर में 500 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर थर्ड इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर जो बजट है वो रुपए 700 करोड़ से रुपए 700 करोड़, ठीक है, ना कि 500 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 123 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार सरकारी योजनाओं को लागू करने में यूपी के शीर्ष 3 जिलों में कौन सा सही विकल्प है? पहला शीर्ष स्थान अम्बेडकर नगर को है, सेकंड प्लेस पे मुजफ्फरनगर है, थर्ड मुरादाबाद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है क्योंकि तीसरे प्लेस पे एटा है। कौन सा है? एटा है। अगले प्रश्न में देखिए, गलत विकल्प चुनना है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया है। सेकंड, अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 6ठी क्षेत्रीय वार्ता हाल ही में दुशांबे किर्गिस्तान में आयोजित हुई है। थर्ड है, वैश्विक दलहन सम्मेलन हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और वैश्विक दलहन परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। दूसरा गलत है क्योंकि ये दुशांबे नहीं, यहाँ पर होगा बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, इंटुएटिव मशीन्स के नेतृत्व में अमेरिकी निजी कंपनी ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान ओडिसियस उतारकर इतिहास रच दिया है। सेकंड है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने साथी न्यायाधीशों के साथ हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। थर्ड है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में
पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में भारत के 3 प्रमुख बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति की, इससे संबंधित सही विकल्प चुनना है। पहले हैं एम आर कुमार, ये बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सेकंड है अराव मुदन कृष्ण कुमार, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। थर्ड है श्रीनिवासन श्रीधर, यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें हो जाएंगे अराव मुदन कृष्ण कुमार, ये यूको बैंक के हो जाएंगे। श्रीनिवास श्रीधर ये इंडियन ओवरसीज बैंक में होंगे, ठीक है। इसके अलावा एम आर कुमार कहाँ है? बैंक ऑफ इंडिया में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 से संबंधित सही विकल्प चुनना है। एक तरफ श्रेणी है और विजेता बताना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट फिल्म जवान और फोर्थ है बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला गलत है। वो क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर हैं, बेस्ट एक्टर हैं, वो शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख को हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सेकंड है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के आधिकारिक तौर पर लोगो का अनावरण किया है। थर्ड है खान मंत्रालय के अनुसार भारत के खनिज उत्पादन में 2022 की समान अवधि की तुलना में दिसंबर 2023 में 5.1% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। सेकंड है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की एक गुप्त परियोजना ने हाल ही में दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रोटोटाइप का परीक्षण करने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है मालदीव में 22 से 25 फरवरी तक आयोजित अभ्यास दोस्ती 16 में भारतीय और श्रीलंकाई तट रक्षक जहाज शामिल हुए हैं। सेकंड, हाल ही में आयुष और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 20,000 आदिवासी छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल की घोषणा की है। थर्ड, हाल ही में क्लीन मैक्स और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बिजली खरीद के माध्यम से टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 25 साल का समझौता किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके निधन के माह के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पिछली बार भी ऐसा प्रश्न आपको आरओ एग्जाम में देखने को मिला था, देख लीजिए। तो इसमें जो पहले व्यक्ति हैं वो तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत हैं। सेकंड है उस्ताद राशिद खान। थर्ड है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी और फोर्थ है आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन। इसमें से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, सबसे पहले उस्ताद राशिद खान, उसके बाद हैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी, फिर उसके बाद आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन हैं और उसके बाद तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत हैं। ठीक है, तो निधन माह के आधार पर इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। 132 क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए अपना पहला प्रमाणन जारी किया है। सेकंड स्टेटमेंट है एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में देश के पहले आईआईटी सैटेलाइट कैंपस इंदौर के उज्जैन सैटेलाइट कैंपस को हरी झंडी देने की घोषणा की है। थर्ड है शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्त्यगामा एज की पहचान की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 133 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला आईपीएल का ऑरेंज कैप विजेता शुभमन गिल हैं। सेकंड है आईपीएल पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी और आईपीएल 2023 सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी विराट कोहली हैं और आईपीएल 2023 सीजन के गेम चेंजर डेविड वार्नर हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि आईपीएल सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं शुभमन गिल और इसके अलावा जो सीजन के गेम चेंजर बोले जा रहे हैं वो भी शुभमन गिल हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट हो गए।
अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सदस्य देशों के लिए खतरों का हवाला देते हुए पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की है? बुर्किना फासो, माली, नाइजर, लाइबेरिया। राइट आंसर होगा इसमें बुर्किना फासो, माली और नाइजर है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और सेकंड है, अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मुस्कर ने हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों गलत हैं, क्योंकि रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है, ना कि सिल्वर। ठीक है, अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मुस्कर ने यहाँ पर इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, रजत पदक। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, हीरा लाल सामरिया को हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकंड है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां मेंबर बन गया है। थर्ड, इटली ने हाल ही में पुरुष टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। फोर्थ है, शुभमन गिल को हाल ही में टाटा आईपीएल टीम गुजरात का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि हाल ही में ये जो दक्षिण अमेरिका देश होगा ये चिली होगा, ना कि पेरू होगा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है, मेंबरशिप ली है, 95वां मेंबर बन गया है। अगले प्रश्न में बताना कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला, आज़ादी के 75वें साल में केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। सेकंड है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत विशेष सचिव और महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार ने हाल ही में दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया है। थर्ड है, भारत सरकार ने हाल ही में पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री नामक अपने मौजूदा अनुसंधान के आधार के पास एक नए अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 का संचालन शुरू करने की योजना बनाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है, इंटेल ने हाल ही में सावी सोनी को अपने भारतीय व्यवसाय का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेकंड है, भारत सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करते हुए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। थर्ड है, भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण हब पर शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फोर्थ है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कई बैंकों में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने की मदद के लिए उद्गम नामक एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटेल नहीं होगा, यहाँ पर क्वालकॉम होगा। अगले प्रश्न में बताना कौन सा विकल्प गलत है। पहला है, भारत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयस 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में चुना गया है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 में अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। थर्ड है, महानिदेशक राकेश पाल को हाल ही में भारतीय तट रक्षक के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि महानिदेशक राकेश पाल को हाल ही में भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प सही है। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की सरकारों ने जीवाश्म ईंधन पर $1.7 ट्रिलियन का सार्वजनिक धन खर्च किया है। सेकंड, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत ने 7वां स्थान हासिल कर लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प सही। पहला, फर्जी आईपीएल घोटाले पर चर्चा करने वाली अभिषेक भट्ट द्वारा लिखी गई किताब इंडियन पंटर लीग द ट्रू स्टोरीज ऑफ द फेक आईपीएल हाल ही में प्रकाशित की गई है। सेकंड है, लखनऊ कैंट स्थित भारतीय सेना अस्पताल के डॉक्टरों ने हाल ही में भारत का पहला अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है। थर्ड है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति मंजूरी दे दी है। फोर्थ है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में श्रीनगर के राजभवन में वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में लखनऊ कैंट दिया गया, जबकि ये दिल्ली कैंट होगा। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल का हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सूरत में अनावरण किया गया है। सेकंड है, नासा ने हाल ही में अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप प्रयोग मिशन के हिस्से के रूप में साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। थर्ड है, कॉलिंस डिक्शनरी ने हाल ही में AI को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। राइट आंसर का ऑप्शन है, केवल पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सही है। तो पहले में क्या गलती है, तो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS सूरत, ना कि INS इम्फाल होगा, तो यहाँ पर INS सूरत का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न
देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सेकंड है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कच्छ गुजरात में दयापार पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। थर्ड है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी पानी के लिए महिलाएं नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। 144 क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में समुद्री मार्ग से स्विट्जरलैंड को केले की पहली परीक्षण खेप का निर्यात किया है। सेकंड है, स्वीडिश कंपनी साब ने हाल ही में रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल किया है। थर्ड है, भारत बोटनिक्स ने हाल ही में गोंडल राजकोट गुजरात में अपनी अत्याधुनिक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि समुद्री मार्ग से नीदरलैंड को केले की पहली परीक्षण खेप का निर्यात किया गया, न कि स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सेकंड है, भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया है। थर्ड है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में कानूनी पेशेवर शकुंतला एल भाया को संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 146 क्वेश्चन देखिए, पहला लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल के संस्थापक लीफ के ब्रुक्स ने हाल ही में 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। सेकंड है, पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। थर्ड है, विश्व दर्शन दिवस हाल ही में 26 नवंबर 2023 को बहुसांस्कृतिक दुनिया में दार्शनिक प्रतिबिंब विषय के साथ मनाया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 26 नवंबर 2023 नहीं 16 नवंबर को मनाया गया। 147 क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए हाल ही में भारत आटा लॉन्च किया है। भारत आटा ब्रांड के तहत देश भर में कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री शुरू की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27.5 रुपये। 148 क्वेश्चन है, पहला कथन है, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में एयरटेल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और वनवेब को सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्रदान किया है। सेकंड है, भारत ने हाल ही में देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के 18 उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर ये पहला क्यों गलत है, तो यहाँ पर जियो सैटेलाइट होगा, ना कि एयरटेल सैटेलाइट। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, ग्लोबल पॉलिस रम कंपनी डिक्टोडोर ने हाल ही में पहले एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट मीका को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सेकंड है, रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने हाल ही में विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में रियर एडमिरल गुरचरण सिंह से पूर्वी बेड़े का प्रभार लिया है। थर्ड है, पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग फेम एला मॉन्ट्रे विमेन विद अ वॉच हाल ही में न्यूयॉर्क में सोथबी की नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ $139 मिलियन में बिकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 11 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा, इनोवेटिव एजुकेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। जल्दी आपका एग्जाम भी होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है, तो कोशिश कीजिए जिन्होंने भी पिछले पेपर नहीं सॉल्व किए हैं आसानी से कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए और फिर उनको रिवाइज भी कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर हो गया, जीएस हो गया, उसका काफ़ी सेक्शन इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका कवर किया जा चुका है। तो ऐसे प्रश्नों का अगर प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, तो आप इनके लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे और रिवीजन भी कर चुके होंगे। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही नए सेट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।